नमस्कार दोस्तों। हाँ, बिल्कुल आरएसएस का योगदान है अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए। योगदान है अंग्रेजों की गुलामी करते हुए मुखबिरी करने के लिए। निश्चित रूप से आरएसएस का योगदान है भारत के तिरंगे का बहिष्कार करने और उसे 52 साल तक अपने कार्यालय पर न फहराने और जलाने का। हाँ, योगदान है उनका संविधान की प्रतियां जलाने का। हाँ, उनका योगदान है आजादी के महानायकों से नफरत करने का, उनके बारे में झूठे और गंदे प्रचार करने का, चरित्र हनन करने का। हाँ, योगदान है आरएसएस का बाबा साहेब को अपशब्द कहने का, उनके पुतले जलाने का, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुतले जलाने का, उनको अपशब्द कहने का, उनके चरित्र हनन का। हाँ, आरएसएस का योगदान है देश के पहले आतंकवादी गोडसे और उसके साथियों को गांधी की हत्या के लिए प्रेरित करने के लिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या। हाँ, आरएसएस का योगदान है सरदार पटेल द्वारा हिंसा और नफरत के लिए बैन किए जाने का कारण बनने के लिए। जी हां, इसीलिए उन्हें बैन किया गया था। हाँ, उनका योगदान है अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर आजादी के आंदोलन को कड़ाई से दमन कर देने का, सुझाव देने का। हाँ, आरएसएस का योगदान है भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक तमाम क्रांतिकारियों को अराजक कहने का और उनके खिलाफ मुखबिरी करने का। हाँ, योगदान है 1930 के सिविल नाफरमानी के मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए। हाँ, उनका योगदान है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार करने के लिए। हाँ, उनका योगदान है जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 3 राज्यों नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बंगाल और पंजाब प्रांत की सरकारें, सिंध प्रांत की सरकारें चलाने का। हाँ, उनका योगदान है मनुस्मृति की वकालत करने का और संविधान में मनुस्मृति शामिल करने का। हाँ, उनका योगदान है महिलाओं को हक न देने की बात करने का, उसकी वकालत करने का। हाँ, योगदान है कि वो कहते थे कि महिलाओं को दोयम दर्जे का रखा जाए और अपनी संस्था में भी वो जगह नहीं देते। हाँ, योगदान है हाशिए में पड़े लोगों को निम्न श्रेणी का मानने का। हाँ, उनका योगदान है दलित, पिछड़ा, आदिवासी प्रमुख न चुनने का, लोकतंत्र न होने का और घोर सांप्रदायिक और जातिवादी होने का। तो साहब, यह योगदान है। यह योगदान है कि लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का महिमा मंडन बौखलाहट में किया जा रहा है, क्योंकि कुछ है नहीं मान्यता के लिए। लेकिन न भाषण न सिक्का, आरएसएस का सच, काला सच पूरी दुनिया के सामने है। यही ब्लैक एंड व्हाइट। जी हां, यही ब्लैक एंड व्हाइट। नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान दिया, डॉक्टर केबी हेडगेवार, केशवराम बली हेडगेवार सहित कई सदस्य जेल गए, तो वो उनके नाम बता देते। कौन सदस्य थे जो गए, नहीं बता पाएंगे। और संगठन ने स्वतंत्रता सेनानियों को आश्रय दिया, वही बता देते। उल्टा मुखबिरी की, उन्हें गिरफ्तार कराया जो लोग उनके यहां गए, इसके भी प्रमाण मौजूद है। और खुद आरएसएस के प्रमुख रहे जो गुरु गोवलकर थे, उन्होंने माना कि हमारा कोई योगदान नहीं, हम इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ अपने एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं। और खुद सावरकर ने कहा 1939 में, और जो कहा वो देख लीजिए, ये कहा, आई फील नो हेजिटेशन इन मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट से
दोस्ताना संबंध हम चाहते हैं, हम उन्हें भगाना नहीं चाहते। तो साहब ये इनके रिश्ते हैं। और जब ये कहते हैं तो इसको ऐतिहासिक तथ्यों पर अगर दावा करें तो ये पूरी तरीके से अतिरंजित है, विवादास्पद है और झूठ है। आरएसएस की स्थापना 1925 को हुई, तो 1925 से लेके आज तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में उनका कोई योगदान नहीं, न देश की आजादी में, न देश के संविधान बनाने में, न देश का तिरंगा बनाने में, न ही इस देश को समृद्ध बनाने में, इस देश को खड़ा करने में। जी हां, कोई योगदान नहीं। अब आते हैं, जैसे हमारे देश के अंदर जो बड़े मूवमेंट्स हुए, उनमें क्विट इंडिया मूवमेंट यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942, उसमें उन्होंने भाग नहीं लिया। 1930 के आंदोलन में असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया। और इनके दूसरे संघ के, आरएसएस के जो संघ प्रमुख थे, एमएस गोवालकर यानी हेडगेवार के जस्ट बाद, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि आरएसएस ने क्विट इंडिया मूवमेंट में और भारत से अंग्रेजों को भगाने के किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिए, क्योंकि उनका फोकस हिंदू संस्कृति और संगठन पर था, ना कि ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रवाद पर। यानी उनका राष्ट्रवाद ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रवाद नहीं था। ब्रिटिश दस्तावेजों में भी आरएसएस को कानून व्यवस्था के लिए सहायक माना गया है और कांग्रेस को कानून व्यवस्था और सबके लिए उपद्रवी माना गया है और उसके आंदोलनों को दोष दिया गया। आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार ने व्यक्तिगत रूप से, जब वो कांग्रेस के सदस्य थे 1921 में, तब वो 1921 में जेल गए थे। और उस समय जब गए थे तो किस बात के लिए गए थे? गैर कानूनी सभा का हिस्सा होने, और वह सभा गांधी जी के आह्वान पर हुई थी, उपनिवेश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने। यानी जो ब्रिटिश रूल था उसके खिलाफ जो सभा हो रही थी, उस सभा में उन्होंने हिस्सा लिया था, उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ये खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के सक्रिय भागीदार के कारण हुई थी और इसमें उन्हें नागपुर में समर्थन करने के कारण गिरफ्तार किया गया था और 11 महीने वो जेल में रहे। 11 महीने, उन्हें सजा ज्यादा हुई थी। 11 महीने बाद उन्होंने क्षमा मांग ली इस बात के लिए कि अब वो अच्छे आचरण में ही रहेंगे और वो अंग्रेजों के खिलाफ किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस पर जेलर ने उन्हें छूट दी, जो सजा 1 साल की थी वो कम कर दी, 1 साल से ज्यादा थी वो कम कर दी और 11 महीने में ही उन्हें छोड़ दिया। यह आप जान लीजिए। इसके बाद से कभी भी उन्होंने ना तो कांग्रेस को देखा, ना किसी कांग्रेस या अंग्रेज विरोधी किसी आंदोलन में हिस्सा लिया। 1925 में आरएसएस बनाया और वह आरएसएस अंग्रेजों के साथ चलने की वकालत करता था। अब आपको वह भी बता देता हूं कि जो संघी बताते हैं कि 1931 में वो गिरफ्तार हुए, नहीं, 31 में नहीं गिरफ्तार हुए थे, वो 21 जुलाई 1930 को गिरफ्तार हुए थे और गिरफ्तार हुए थे जंगल सत्याग्रह के नाम पे, फॉरेस्ट सत्याग्रह जिसे कहते हैं। और ये फॉरेस्ट सत्याग्रह क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा वन संसाधनों पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उससे मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश का जो वो हिस्सा जो अब महाराष्ट्र में है, उस हिस्से में के जो राजे रजवाड़े थे उनको, जो बड़े जमींदार कह सकते हैं, उनको परेशानी हो रही थी, तो उनके पक्ष में गए थे, ना कि आदिवासियों के पक्ष में गए थे। यानी उनका आंदोलन उन छोटे छोटे जो पूंजीपति थे उनके समर्थन से था, क्योंकि वो इन्हें पैसा देते थे इनका संगठन चलाने के। तब ये गिरफ्तार हुए और 9 महीने के अंदर ही
छोड़ दिए गए, इसलिए क्योंकि अच्छा मान लिया और इन्होंने कहा कि नहीं अब नहीं करेंगे। तो यह योगदान कांग्रेस के सदस्य रहते हुए ये 1921 में गए, जिसमें 11 महीने रहे और फिर वही माफी भी रही है, तो वो हो गया। लेकिन इन्होंने किसी भी क्रांतिकारी, किसी भी सत्याग्रह की और किसी उसके बाद नहीं लिया। 1940 में इनकी डेथ हो गई और फिर एमएस गोवालकर इनके प्रमुख हो गए, और गोवालकर ने बता ही दिया है कि हमारे संगठन ने का उद्देश्य ही नहीं था अंग्रेजों के खिलाफ। तो अब आप बताइए नरेंद्र मोदी कौन सा बता रहे हैं, कौन सा इतिहास बताते हैं, यह समझ में नहीं आता, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो यह इतिहास है। अब आता हूं कि इन्होंने किस तरीके से किया, आजादी में इनका क्या रहा उस पर भी और देख लीजिए। इन्होंने, ये वो संगठन है जो महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे देशभक्तों को अराजक कहता था। अब आप सोचिए, जो अराजक कहते हो, जो इस तरह की हरकत करते हो, वो कहेंगे हमारा देश के लिए योगदान, सिक्का जारी करें। तो आप इससे समझ लीजिए कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ और वो 1885 से अंग्रेजी हुकूमत से ही लड़ रही थी और लगातार अपने आंदोलन को बढ़ाती जा रही थी। पहले उनका आंदोलन अंग्रेजी सत्ता में हिंदुस्तानियों को भागीदारी देने का था। फिर उसके बाद उन्होंने स्वराज की बात की। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक कौन थे? कांग्रेस के नेता थे। बाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो ये लाल बाल पाल, ये जो पूरा था, लाल मतलब जो लाला लाजपत राय थे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब आप समझ सकते हैं कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष अंग्रेजों की लाठी खाकर मरा था। 7,34,000 कांग्रेसी भारत की आजादी के आंदोलन में लड़ते हुए मरे, जिनमें 2 मेरे भी परिवार के थे। इसलिए मैं बड़े शान से बता सकता हूं कि कौन था और कौन नहीं था। और उस स्थिति में आपको यह जानने की जरूरत है कि इन्होंने किस तरीके से हिंदू मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिक विभाजन कराया और भारत को टुकड़े टुकड़े करने की नींव रखी। मैंने जो बताया आपको 3 राज्यों, सिंध, फ्रंटियर प्रांत और बंगाल प्रांत, इनमें ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे और बंगाल प्रांत का उस समय मुख्यमंत्री जो था, उसी ने लाहौर अधिवेशन के दौरान 1940 में यह प्रस्ताव पेश किया था कि 2 टुकड़े कर दीजिए। पाकिस्तान का प्रस्ताव वही लेके आया था और उसी के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिप्टी सीएम बन के काम कर रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी कि इस आंदोलन को, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को कड़ाई से बलपूर्वक दबा देना, दमन कर देना चाहिए। अब आप बताइए नरेंद्र मोदी ये तो बताएं कि कौन है, किसने क्या किया और क्या है। और इन्हीं के लोग मैंने दोनों बता दिए। इनके दोनों सबसे बड़े पुरोधा, गुरु गोवालकर जो इनके गुरु हैं, हमारे नहीं, एमएस गोवालकर नाम है वो, और सावरकर, दोनों ने कह दिया कि अंग्रेजों के साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशन है। और यह बात उन्होंने किताब में लिखी और वो बात उन्होंने उसमें कही। गोवालकर और सावरकर ही थे जो कह रहे थे कि संविधान में मनुस्मृति नहीं शामिल की गई, इसलिए हम इसे नहीं मानते। तो ये साहब देख लीजिए, आई फील नो हेजिटेशन इन मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बीडी सावरकर। तो ये साहब ये कहते हैं और इसके बाद ये कहते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर है। तो अब आप बताइए फ्रीडम फाइटर कौन है? तो इसमें मैं आपको सुनाना चाहूंगा नरेंद्र मोदी की
नरेंद्र मोदी को सुन लिए। झूठ बोलो, मार मार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। तो अब आप समझ सकते हैं, झूठ बोलो झूठ बोलो। तो जो कायर थे वो आरएसएस के लोग हैं, इसीलिए इन पर कुछ पंक्तियां बनी है। जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संग में गए। जी हां, तो ऐतिहासिक तथ्य, ब्रिटिश दस्तावेज और सारे सबूत, पुलिस के सबूत और सारे सबूत साबित करते हैं कि आरएसएस के किसी भी एक व्यक्ति ने कभी भी देश के लिए कोई लड़ाई नहीं। जब केशवराम बली हेडगेवार गए जेल, तो आप यह जान लीजिए वो केशव बलीराम हेडगेवार यानी हेडगेवार जब जेल गए उस समय वो कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता, नागपुर के कार्यकर्ता, और आंदोलन की जो सभा हो रही थी उसके हिस्से होने के कारण गिरफ्तार हुए थे, ना कि कोई बड़ा काम करने के कारण। और 11 महीने में ही छूट गए, बाकी लोग 2 साल में छूट गए। तो इससे आप समझेंगे कि क्यों ये सजा कम हो गई और कैसे छूट गए। दूसरा, वनाधिकार से रिलेटेड जो कानून था, जो वन में अधिकार दिया जा रहा था आदिवासियों को, उसके खिलाफ थे और उसके कारण से गिरफ्तार किए गए, जिसे इन्होंने जंगल सत्याग्रह कहा। अब सारी बात समझ में आ गई। तो इन्होंने ना असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया 1931 के, और ना ही इन्होंने हिस्सा लिया क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यह अपने आप में सबूत है कि भाजपा के पास झूठ के सिवा कुछ नहीं, देश को देने के लिए कुछ नहीं है। एक बड़ी शर्मनाक तस्वीर है, दिखाता हूं। जब नहीं देख रहे तो अरे हम कर रहे हैं, नहीं पड़ेगा। ये महिला है, ये प्रेगनेंसी थी इसकी और इसको डिलीवरी होनी थी। हरिद्वार के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, डिलीवरी नहीं, डॉक्टरों ने वहां पर वो कह दिया, वहां के स्टाफ ने कह दिया नहीं हम नहीं भर्ती करेंगे और नहीं रखेंगे। उसी अस्पताल के गेट पे उसने डिलीवरी दी, और डिलीवरी देते हुए की यह वीडियो है जो सीसीटीवी कैमरे से कैद हुई है। मैं इसको पूरा इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि इसको दिखाना निश्चित रूप से शर्मनाक होगा, मातृत्व के लिए शर्मनाक होगा। तो यह स्थिति है। ये क्या करते हैं वह भी देखिए। ये जिस तरह राजस्थान में पुलिस के साथ मिलके, पुलिस और आरएसएस के लोग, ये देखिए आप इनकी वर्दी से देख सकते हैं, ये लोग लाठियां लेके मार रहे हैं एनएसयूआई के लोगों को। तो यह सच है कि पुलिस लाठीचार्ज नहीं, ये लाठीचार्ज कर रहे हैं। और एक सच है कि जो ओम बिरला है वो दाऊद इब्राहिम के पार्टनर की गाड़ी से घूमा करते थे। ये प्रहलाद गुंजियाल जो बीजेपी के नेता हुआ करते थे, उन्होंने 2015 में इस पर शिकायत दी थी। पार्टनर जोशी गुटके वाले की गाड़ी है जिसमें जोशी को जेल जाना पड़ा उसके संबंधों के कारण। आप नैतिकता की बातें सिखाते हो देश को। ये है सच। तो प्रहलाद गुंजियाल जो पूर्व भाजपा के नेता हैं, उन्होंने यह बात कही, किसी और ने नहीं कही थी। 2015 में नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। इसी कारण उन्होंने फिर 5 साल बाद में, 6 साल बाद में बीजेपी छोड़ी थी। अब आप सोचिए, और यह बयान तब का है जब वो बीजेपी में थे। तो आप यह जान लीजिए, देश को बांटवाने वाला आरएसएस आज कह रहा है हमने देश, बड़ा अद्भुत सा है। उन्हीं की किताबें नहीं बताती, खुद उनकी किताबें नहीं बताती। कभी गोलवलकर को पढ़ लीजिए, आजादी के समय वही आरएसएस के प्रमुख थे और बड़े लंबे समय तक रहे, दूसरे नंबर के थे हेडगेवार के बाद में। तो फिर जब वही अपनी किताब में लिख चुके हैं कि हम नहीं थे, तो मोदी कैसे कह रहे हैं स्वतंत्रता में उनका योगदान। सोचिए, झूठ बोलो, बार बार बोलो,
इतने बार बोलो कि सच ही लगे। यही नरेंद्र मोदी ने, जो मैंने उन्हीं के मुंह से सुना है, यही इनका मूल मंत्र है। जय